अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की जो डियर स्टूडेंट्स हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री के हवाले से है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैं बता रहा हूँ हमारा सेशन जो चल रहा है उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उस सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए। और इसमें मैंने आपको वीडियोज़ में ये भी बताया है कि कौन से चैप्टर्स करने से आप 100% पासिंग मार्क्स तक आराम से जा सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इसके चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 के ऊपर आपके ऊपर सबसे पहला टॉपिक है थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से रिलेट। इसको जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्लम बडिंग थ्योरी जो है इसको डिस्कस किया गया है। शॉर्ट आंसर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बताता चलूँ कि यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको लॉन्ग और शॉर्ट जो मैं बताऊँगा उनकी जो पेपर में आने का जो परसेंटेज है कि कितने परसेंट चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना है और निशान लगाने हैं। अब दूसरा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको पूरा टॉपिक भी आ सकता है, कैथोड रे की डिस्कवरी भी आ सकती है। कैथोड रे में जो ट्यूब के अंदर प्रेशर मेंटेन किया गया 10⁻⁴ ATM, वो भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है और इसका अलग से सवाल भी बन सकता है कि आपने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेम, ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है और पेपर में आपको इसका डेफिनेशन भी आ सकती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं। पेज नंबर 30 पे टॉपिक आगे स्टार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का। ये भी आपके लिए लॉन्ग सवाल है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको आप लाइन नंबर 4 के लास्ट में लिखा हुआ है इन 1932 जेम्स चैडविक, यहाँ से आप स्टार्ट करें और एंड तक इसको लिखें। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में देखने को मिली हैं शॉर्ट आंसर में, तो लिहाजा याद रखिएगा कि आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 31 के ऊपर हमारा एक टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल का जो डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग सवाल में बहुत दफ़ा देखे गए हैं और बहुत दफ़ा आते हैं वो पेपर में। इसके अलावा इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो भी चूँकि इसके लॉन्ग सवाल का हिस्सा हैं, लेकिन वो अलग से शॉर्ट आंसर्स में भी बहुत दफ़ा देखने को मिल चुकी हैं। पेज नंबर 33 पे बात करूंगा बोहर एटॉमिक थ्योरी की। बोहर एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो चैप्टर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। बताता चलूँ, वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके शॉर्ट और लॉन्ग सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक आपने पूरा करना है। यहाँ पर सबसे नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, जो कि है mvr = NH/2π। ये आपको फार्मूला जो है वो ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये अलग से MCQ में भी अक्सर देखने को मिला है। नेक्स्ट पेज पे चले तो पेज नंबर 34 के ऊपर आपको क्वांटम की डेफिनेशन दी हुई है। सबसे ऊपर पिंक में क्वांटम का पहला पैराग्राफ है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रदरफोर्ड और बोहर की थ्योरी का डिफरेंस है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, इसके अलावा इस पेज में और कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 35 के ऊपर आपने शेल्स की डेफिनेशन है कि जहाँ स्टार्ट हो रहा है पहला पैराग्राफ है उसके अंदर शेल की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो याद करें। उसके बाद डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के बिल्कुल नीचे लाइन में 2 लाइंस लिखी हुई हैं जो ख़त्म होती हैं एक्सेट्रा पे और स्टार्ट हो रही है अ शेल। तो ये भी डेफिनेशन है शेल और सब शेल के हवाले से, ये भी आपने याद रखनी है। और साइड पे आपको एक ग्राफ टेबल मिल रहा है जिसमें ये बताया गया है कि कौन से शेल में कितने सब शेल होते हैं। जैसे के में 1 होता है और उसके बाद एल में 2 होते हैं और एम में 3 होते हैं और उसके बाद एन में 4 होते हैं। टोटल सब शेल 4 होते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ डेफिनेशन याद कर लें। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकालनी आती तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह फिर उसकी वीडियो जो है वो अपडेट करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इसमें डेफिनेशन सिर्फ याद रख लें और ये याद रख लें कि कौन कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। ये आपको MCQ शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है कि कौन सा जो शेल है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है वगैरह वगैरह। इसके बाद पेज नंबर 37 के ऊपर आए। 37 पेज के ऊपर यहाँ पे आपको एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर बताए गए हैं। इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा पेपर में शॉर्ट आंसर में। ज़्यादातर क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, इनका एटॉमिक नंबर याद कर लें। इनका एटॉमिक नंबर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लें। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया है कार्बन भी कर लें, ऑक्सीजन कर लें, नाइट्रोजन कर लें और क्लोरीन कर लें जी। और एक सोडियम भी,
सोडियम भी कर लें। ये 4-5 यहाँ तक 5 बन रहे हैं, ये कर लें। इंशाल्लाह ताला इनमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 38 के ऊपर। 38 पेज के ऊपर आपको टॉपिक दिए हुए हैं। टॉपिक में आपको आइसोटोप्स के बारे में सवाल है, शॉर्ट आंसर है, और उसके बाद आइसोटोप की एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि टोटल नंबर है इनके 4, जिसमें आपको हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम की एग्जांपल दी हुई हैं। इसमें से कम आपको 2 ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन पेपर में लास्ट टाइम यूरेनियम का अलग से पार्ट आ गया था कि यूरेनियम के आप आइसोटोप्स को लिखें। तो आपको पता होना चाहिए कि 238 है, 234 है, 235, ये 3 होते हैं 92 के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, लिहाजा ये सारे याद करना ज़रूरी हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के बारे में। नेक्स्ट आता है यूजेस के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। यूजेस में वैसे तो टोटल 5 पॉइंट है, लेकिन पेपर में ये सवाल आता है बहुत दफ़ा कि व्हाट इज़ रेडियोथेरेपी एंड हाउ इट इज़ क्योर्ड। तो ये रेडियोथेरेपी जो होती है ना, ये कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। इसे कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 से किया जाता है। फास्फोरस 32 जो होता है वो बीटा रेडिएशन छोड़ता है, और कोबाल्ट 60 जो होता है ये गामा रेडिएशन छोड़ता है। तो गामा रेडिएशन ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा रेडिएशन। इस तरह से आयोडीन 131 की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है तो आपको गिलहड़ की बीमारी होती है, जिसे गाइटर बोला जाता है। और इसके अलावा टेक्नीशियम जो होता है ये बोन की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। आर्कोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस के लिए कार्बन 14 इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पुरानी चीज़ की लाइफ को मेजर करने के लिए। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस के लिए और पावर जनरेशन के लिए हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से अलग अलग टॉपिक बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एज़ पर माई प्रॉमिस 2 चैप्टर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंक्लूड कर लिए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि इसके तो कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये वीडियोस से किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और इंशाल्लाह ताला जब एग्ज़ाम्स होंगे आपके तो आप देखेंगे कि जो जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट की हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।